28 फरवरी 2026 सुबह 9:45 तेहरान टाइम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत हो चुकी थी। आज हम एनालाइज करेंगे वो स्पेसिफिक टाइमलाइंस और उन फाइटर जेट्स को जिन्होंने ईरान के IADS यानी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। फेज़ 1 डिकैपिटेशन और ब्लाइंडनेस। कैंपेन का पहला फेज ब्लाइंडनेस क्रिएट करना था। ईरान के पास S-300 PMU-2 और बवार 373 जैसे मॉडर्न लॉन्ग रेंज सैम सिस्टम्स थे। सैम का मतलब होता है सरफेस टू एयर मिसाइल्स। इन्हें बाईपास करने के लिए USAF ने एक मल्टी डोमेन अप्रोच अपनाया, क्योंकि जब तक ये सिस्टम्स ईरान के पास रहेंगे तब तक US फोर्सेस ईरान के पास नहीं आ पाएंगी। 28 फरवरी को डे 1 में तकरीबन 900 स्ट्राइक्स किए गए। इन स्ट्राइक्स में यूज़ हुआ F-35 लाइटनिंग 2, जिसने लीड पोजीशन संभाली। इनका रोल था सेंसर फ्यूजन क्वार्टरबैक का। स्ट्राइक शुरू होने से पहले F-35 ने साइलेंट मोड में ईरानियन एयर स्पेस को पेनिट्रेट किया। इनका काम बॉम्ब गिराना नहीं था, इनका काम था इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल यानी EOB तैयार करना। इसमें F-35 का एक फीचर है ASQ-239 बाराकूडा सूट। इस सिस्टम ने S-300 और बवार 373 जैसे रेडार्स की डिजिटल फिंगरप्रिंट्स कैप्चर किए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ईरान को लगा कि उनका आसमान खाली है, लेकिन F-35 ने हर एक सैम साइट की एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट और उनका जो रेडार होता है उन रेडार्स की एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी नोट कर ली थी। अब आपको मैं बताता हूँ द डिजिटल क्वार्टरबैक MEDL होस्ट के बारे में। ये एक सबसे बड़ा गेम चेंजर है MADL, जिसका मतलब होता है मल्टी फंक्शनल एडवांस डेटा लिंक। F-35 खुद फायर करने के बजाय ये डेटा F-15E स्ट्राइक ईगल्स को और नेवी डिस्ट्रॉयर्स को स्ट्रीम करते हैं। इसे कहते हैं सेंसर फ्यूजन। अभी जो लेगेसी एयरक्राफ्ट्स हैं F-15E स्ट्राइक ईगल जैसे, इनको दुश्मन की स्क्रीन पर या रडार पर आने से पहले ही पता था कि टारगेट क्या है और कहाँ पर है। F-35 की इस चीज़ की वजह से एक किल वेब बन गया था, जहाँ एक प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म की आंखों से देख रहा था, हर एक प्लेटफॉर्म एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा था, और F-35 के शेयर किए हुए डेटा की वजह से F-15E स्ट्राइक ईगल्स को स्ट्राइक करना काफ़ी इजी हो गया था। EA-18G ग्राउलर्स जो USS एब्राहम लिंकन से उड़ते हैं, इन्होंने AN/ALQ-99 पॉड्स के ज़रिए फ्रीक्वेंसी सैचुरेशन करी। इसका मतलब ये होता है कि ये एक गार्बेज फ्रीक्वेंसी थ्रो आउट करते हैं दुश्मन के रेडार्स को कंफ्यूज और सैचुरेट कर देने के लिए। साथ ही BGM-109 टॉमाहॉक्स ने स्टैटिक रेडार साइट्स और अर्ली वार्निंग नोड्स पर काइनेटिक स्ट्राइक से न्यूट्रलाइज कर दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि पहले ही 12 घंटों में ईरान का एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होता है, जिसे C2 स्ट्रक्चर कहते हैं, वो पूरा पैरालाइज हो गया। इस पूरी चीज़ को सीड कहते हैं। सीड का मतलब होता है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। बहुत से लोग सीड और डीड को एक ही समझते हैं। डीड का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, लेकिन ये काफ़ी अलग चीज़ें हैं। मिलिट्री की टर्म्स में इट्स द डिफरेंस बिटवीन ब्लाइंडिंग द एनिमी एंड किलिंग द एनिमी। तो पहले सीड की बात करेंगे। ये एक नॉन काइनेटिक सप्रेशन होता है, यानी ब्लाइंडिंग द एनिमी। सीड का मकसद दुश्मन की एयर डिफेंसेस को न्यूट्रलाइज करना होता है, ताकि जो हमारे स्ट्राइक पैकेजेस हैं वो सेफली एंटर कर सकें। तो इसमें सबसे पहले जो एसेट आता है वो आता है EA-18G ग्राउलर। अभी जो ग्राउलर्स के पास है वो AN/ALQ-99 टैक्टिकल जामिंग पॉड है, और नए NGJ यानी नेक्स्ट जनरेशन जामर्स भी हैं। इन्होंने इसी चीज़ का इस्तेमाल किया और इससे इन्होंने ईरानियन रेडार्स को एक इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ से सैचुरेट कर दिया। यानी कि इन्होंने इतना रेडार नॉइज़ जनरेट करा रेडार्स की तरफ कि रेडार्स को जो एक्चुअल टारगेट है वो कभी दिखाई नहीं। इससे ईरानियन S-300 बैटरीज लॉक तो दिखती हैं, लेकिन वो फायर नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनका टारगेटिंग ट्रैक नॉइज़ में खो जाता है। ये एक नॉन काइनेटिक अप्रोच है। आपने रेडार को मारा भी नहीं, बस उसे काम करने से रोक दिया। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, जिसे कहते हैं डीड, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। ये एक काइनेटिक डिस्ट्रक्शन होता है। जब रास्ता सप्रेस्ड हो जाता है तब बारी आती है डीड की। यहाँ एंट्री हुई वाइल्ड वीजल्स की। यहाँ पे जो तीसरा एसेट रोल में आता है F-35 और EA-18G ग्राउलर के अलावा, वो होता है F-16 ब्लॉक 50 वाइल्ड वीजल्स और F-35A अगेन। यहाँ पर जो वेपनरी यूज़ होती है वो होती है AGM-88E AARGM। इसका मतलब होता है एडवांस एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल्स। इस चीज़ का रोल काफ़ी क्रिटिकल है। ये एक ऐसी मिसाइल होती है
जो रेडार से आने वाली फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करती है और उस फ्रीक्वेंसी पर लॉक हो जाती है और उस फ्रीक्वेंसी के ओरिजिन पर यानी खुद रेडार पर खुद को गाइड करके उस रेडार को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन अगर ईरानियन ऑपरेटर डर के मारे अपना रेडार ऑफ कर दे तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए इन मिसाइल्स में एक दूसरा सिस्टम भी लगा होता है जिसे कहते हैं मल्टी मोड सीकर। मल्टी मोड सीकर में 2 ऑप्शंस होते हैं, एक होता है जीपीएस और आईएनएस। जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और आईएनएस मतलब इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। तो ये जो 2 सिस्टम होते हैं ये रेडार की जो ओरिजिनल लोकेशन होती है, अगर रेडार ऑफ भी हो गया है तो उस ओरिजिनल लोकेशन को ये याद रखता है और लॉन्चर को फिजिकली जाके उसी लोकेशन पर डिस्ट्रॉय कर देता है अगर लॉन्चर उस जगह से मूव नहीं हुआ तो F-35 को तो रेडार्स में काफ़ी दूर से देखा नहीं जा सकता है। वो एयरक्राफ्ट जब एकदम पास आ जाता है रेडार के तभी देखा जा सकता है। तो F-35 जो ये AARGM मिसाइल्स कैरी कर रहे थे उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज से सीड परफॉर्म किया। इन्होंने यूज़ किया AARGM का ER वर्जन और उसके अलावा GBU-39 SDB यानी स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स भी। ये छोटे बॉम्ब्स होते हैं जो F-35 के इंटरनल बेस के अंदर फिट हो जाते हैं ताकि स्टेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता और अच्छी खासी डिस्ट्रक्शन पावर भी मिल जाती है। स्टेल्थ का फ़ायदा उठाते हुए F-35 रेडार्स के इतने करीब जाते हैं जहां वाइल्ड वीजल्स जो F-16s हैं वो नहीं जा पाते हैं। तो एक ही सॉर्टी में F-35 ने मल्टीपल रेडार डिशेस को हार्ड किल यानी फिजिकली डिस्ट्रॉय करके रास्ता साफ कर दिया। इसका रिजल्ट ये होता है कि एक बार डीड मिशन सक्सेसफुल हो जाए तो सैम साइट हमेशा के लिए आउट ऑफ एक्शन हो जाता है। ये है काइनेटिक डिस्ट्रक्शन। अभी इस फेज़ में 5000 से ज़्यादा टारगेट सेट हुए। जो F-16C वाइपर्स हैं जो इनके वाइल्ड वीजल वेरिएंट्स है, इन्होंने सीड और डीड मिशंस को लीड किया और इसके साथ साथ जो चौथा एसेट सीन में आता है वो है लूकास ड्रोन। लूकास का मतलब होता है लो कॉस्ट अनक्रूड कॉम्बैट एयर सिस्टम। ये सॉर्ट ऑफ एक इंस्पिरेशन कह सकते हैं। जो शाहिद 136 ईरानियन ड्रोन है उसी जैसा दिखता है, डिज़ाइन काफ़ी हद तक उसी जैसा है। ये लॉइटरिंग मुनीशंस ईरान के रेडार ऑपरेटर्स को लेवर करने के लिए सिमुलेट किए गए ताकि ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस जब ईरान के रेडार साइट्स के पास आएँ तो रेडार ऑपरेटर को ये लगे कि ये कोई अटैक होने वाला है और फिर उनके लिए वो अपना रेडार ऑन करें और इसी में F-16s उन्हें डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर दें। इसके बाद आता है फेज़ 3 यानी स्ट्रैटेजिक एटरेशन और HDBT। इसमें क्या होता है, जब एयर सुपीरियरिटी एस्टैब्लिश हो जाती है तब मिशन डिस्ट्रक्शन से हटकर स्ट्रैटेजिक एटरेशन पर शिफ्ट हो जाता है। इसमें हेवी हिटर्स गेम में आते हैं जैसे कि B-2 स्पिरिट। ये जो B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स है ना, ये कमाल की चीज़ है। मतलब ये US से टेक ऑफ करके ऑल द वे टू द अदर एंड ऑफ द वर्ल्ड ईरान पे आके बॉम्ब डाल के वापस US में जाके लैंड करते हैं। इन्होंने व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस में US से उड़ान भरी। इनका टारगेट था HDBT यानी कि हार्ड एंड डीपली बरीड टारगेट, जो लाइकली फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी। इन्होंने जो इसके लिए बॉम्ब्स यूज़ करे उसका नाम था GBU-57 MOP। MOP का मतलब होता है मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। इन्होंने ये बॉम्ब्स ड्रॉप किए। वहीं पर एक दूसरा किस्म का बॉम्बर जिसे B-1B लैंसर कहते हैं, उन्होंने वॉल्यूम प्रिसीजन बॉम्बिंग के जरिए मिसाइल प्रोडक्शन प्लांट्स को भी ख़त्म कर दिया। जो इसमें एक और एसेट काफ़ी यूज़ हुआ क्लोज एयर सपोर्ट में, वो था A-10 थंडरबोल्ट 2। ये जो थंडरबोल्ट्स हैं ये भी काफ़ी अमेजिंग एयरक्राफ्ट हैं। ये ईरानियन नेवी के फास्ट अटैक क्राफ्ट्स और जो कोस्टल डिफेंसेस हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में डिप्लॉयड थे उनको इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। अभी इसी बीच एक हादसा भी हो जाता है। पहली बात तो ये कि जो F-15 स्ट्राइक ईगल है वो एक फ्रेंडली फायर इंसिडेंट में क्रैश हो जाते हैं 3 वो भी एयरक्राफ्ट। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है कि वो क्यों क्रैश हुए। इसके अलावा एक और इंसिडेंट ये होता है कि जो F-35 है वो ईरानियन मिसाइल्स द्वारा हिट किया जाता है। वो शूट डाउन नहीं होता है लेकिन हिट ज़रूर होता है ईरानियन मिसाइल्स द्वारा। अभी ध्यान रहे ये जो IADS है ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। 19 मार्च को ये इंसिडेंट होता है। एक F-35A ईरानियन एयर डिफेंस का शिकार हो जाता है। पायलट अभी स्टेबल है लेकिन ऐसा कहा तो जा रहा है कि ये जो F-35 है ये रिकवर हो गया है, ये अच्छे से लैंड हो गया है। हालांकि डैमेज्ड स्थिति में लैंड हुआ है, लेकिन जो ट्रुथ ऑफ वॉर है ये शायद हमें कभी बाद में पता लगेगी कि ये सही में लैंड हुआ है या ये डिस्ट्रॉय होकर कहीं पानी में गिर गया है। क्योंकि ज़मीन पे गिरा होता तो फिर इसकी जो रैकेज है वो डेफिनेटली मिल गई होती है एंड ईरान वुड हैव मेड अ बिग डील अबाउट इट। तो अगर ये पानी में गिरा है तो फिर कभी मिलने वाला है नहीं। इस इंसिडेंट ने ये प्रूव कर दिया है कि ईरान के मोबाइल लॉन्चर्स अभी भी स्पोरेडिक थ्रेट्स पोज कर रहे हैं। स्टैटिक लॉन्चर्स को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है लेकिन काफ़ी ऐसे मोबाइल लॉन्चर्स होंगे
जो एक जगह से दूसरी जगह अपनी लोकेशन बदल रहे हैं एंड दे स्टिल पोज अ गुड अमाउंट ऑफ थ्रेट टू द यूएस फोर्सेस। तो टोटल स्ट्राइक्स जो इन 3-4 हफ्तों में हुई हैं उसमें 7,000 से ज़्यादा टारगेट्स को एंगेज किया गया है। ईरान ने तकरीबन अपने 60 to 70% बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को खो दिया है। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी तरह से डैमेज हो गया है, मतलब मेरे हिसाब से 70-80% जा चुका है। जो उनके मोबाइल लॉन्चर्स हैं वही बचे हुए हैं अभी आगे उनको इस चीज़ के लिए रशिया से या किसी और देश से अगर सपोर्ट मिलता है तो फिर वो वापस रिसरेक्ट कर सकते हैं, वरना फिर उनके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाली है। यूएस की तरफ बात करें तो यूएस पहली बात तो अपने 3 F-15E स्ट्राइक ईगल को खो चुका है, एक F-35 अपना डैमेज करवा चुका है। आई थिंक मल्टीपल जो उनके टैंकर्स हैं KC-135 वो भी क्रैश हो चुके हैं। यूएस का जो अपना टोमाहोक मिसाइल्स का स्टॉक पाइल है उसका 10% पहले 3 दिन में ही एग्जॉस्ट हो गया था, जो कि एक मैसिव एमो एक्सपेंडिचर रेट को दर्शाता है। 10% पहले 3 दिन में, इट्स ह्यूज। तो वीडियो को कंक्लूड करेंगे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने ये दिखाया है कि जो मॉडर्न सीड और डीड मिशंस हैं ये सिर्फ मिसाइल फायर करना नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्टेल्थ का सही इस्तेमाल करना, एक कॉम्प्लेक्स सिंक्रोनाइजेशन में इस्तेमाल करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।